हेलो दोस्तों, विज्ञान का पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसके क्वेश्चन आंसर हम सोल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, और इससे बन गया लेड के 2 अणु और यहाँ पे CO2 बन रहा है। तो पहला कथन है कि शीशा अपचयित हो रहा है, यानी शीशा का अपचयन हो रहा है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, और लेड ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। तो देखिएगा, यहाँ शीशा का उपचयन हो रहा है, शीशा का अपचयन हो रहा है, क्योंकि शीशा यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है। तो ऑक्सीजन हटती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन हटती है तो अपचयन होता है, और ऑक्सीजन जुड़ती है तो उपचयन होता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। कार्बन का उपचयन हो रहा है, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन। तो इसमें ए और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम एरो Al2O3 प्लस 2 Fe। तो यहाँ पर ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको इसमें ये बताना है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया है। तो देखिए, इसमें दो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो अभिकर्मक मिलकर, दो क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं है कि इन दोनों का योग हो जाए, कोई संयोजन अभिक्रिया नहीं है। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एकल अणु होता है, एक अणु से 2 अणु बने, जैसे एक यौगिक है और एक यौगिक से 2 पदार्थ बनते हैं, 2 उत्पाद बनते हैं, तो दोनों 2 उत्पाद बनते हैं तो वियोजन होता है। तो यहाँ पर भी कोई वियोजन नहीं है। तो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है इसमें, क्योंकि एल्यूमिनियम है ना, इसमें एल्यूमिनियम ने यहाँ पर आयरन का विस्थापन कर दिया, आयरन हट गया और आयरन की जगह एल्यूमिनियम आ गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर दूसरा वाला राइट है। तीसरा क्वेश्चन, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। लोहे का चूर्ण है, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा। लोहे का चूर्ण धातु होता है, और धातु जब अम्लों से क्रिया करती है तो क्या बनता है। तो देखिएगा, इसमें हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस तथा आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती, या आयरन लवण तथा जल बनता है। लोहा धातु होता है, और जब धातु एसिड से क्रिया करती है, अम्लों से क्रिया करती है, तो हाइड्रोजन गैस देती है और उनके लवण बनाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट होगा, हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है तथा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें क्रियाकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो उसके संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान रहती है। यानी जितने क्रियाकारक होंगे उतने ही उत्पाद होंगे, यानी क्रियाकारकों में जितने परमाणु होंगे उत्पादों में उतने ही परमाणु होंगे। इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, और रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके संतुलित कीजिए। तो पहला समीकरण है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, और हाइड्रोजन का होता है H2, और दोनों क्रिया करेगी तो NH3 बनेगा। लेकिन इसको संतुलित करना पड़ेगा यहाँ पे। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 है, तो यहाँ पर 2 लगेगा, तो संतुलित हो जाएगी। आगे दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है।
हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। यह हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S। और वायु तो ऑक्सीजन होती है। जब दोनों क्रिया करेंगे तो जल बनेगा और SO2 बनेगी। और जल के दो, यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगेगा और इसके 3 अणु लेने पड़ेंगे और यहाँ पे 2 अणु लेने पड़ेंगे। इसको संतुलित करना हम आगे की जो वीडियोस होंगी हम एक एक करके सीखेंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवशेष देता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 और बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो AlCl3 बनता है और इसके अलावा बेरियम सल्फेट बनता है, BaSO4 बनता है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम का सूत्र यहाँ पे प्रतीक होता है K और जल का होता है H2O। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर H2 है। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और इधर कितने आ गए, 3 आ गए, तो यहाँ पे 2 लगाते हैं। यहाँ 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे और पोटेशियम के 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, तब ये समीकरण संतुलित होगी। यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ पर इसके जो पोटेशियम इधर 2 हो गए तो यहाँ पर भी पोटेशियम को 2 करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करो। HNO3 CaOH2 और CaNO3 ऑल्टवाइस प्लस H2। तो देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है इधर और 2 ये 3 हो गए और यहाँ पर 2 ये है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर जो ये जो H2 है ना, इसके आगे 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएंगे। अब 4 करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको 2 लगाना पड़ेगा। जब 2 लगाओगे तो संतुलित हो जाएगा ये। बाकी की चीज़ें देख लो आप, यहाँ पे कैल्शियम 1 इधर आ रहा है, इधर कैल्शियम 1 है और नाइट्रोजन इधर 1 और ये डबल है यहाँ पर नाइट्रोजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डबल है तो इधर भी नाइट्रोजन। जब यहाँ पर 2 लगेगा तो नाइट्रोजन भी डबल हो जाएगा। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 2 8, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 2 8, तो संतुलित हो गया। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड है और इससे बन रहा है Na2SO4 प्लस H2। तो देखिएगा पहले इसको कैसे संतुलित करते हैं। यहाँ पर इधर सोडियम के 2 अणु हैं, तो सोडियम के 2 अणु है तो इधर भी 2 अणु लगाना पड़ेगा। जब 2 यहाँ पे लगाओगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 2 तो ये 2 ये 2 2 4 हो गए। तो यहाँ पे 4 इधर 4 आ रहे हैं अभिकारकों में, तो उत्पादों में भी आपको 4 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। 2 लगा के फिर बाद में इसको चेक करेंगे तो संतुलित हो जाएगा। देखना NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, इसको संतुलित कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है तो इधर भी 3 है, नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर भी 1 है और Ag इधर 1 है तो इधर भी 1 है, तो संतुलित है। ये पहले से ही संतुलित है। अब देखिएगा आगे, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब इसको कैसे संतुलित करना है देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु आ रहे हैं, इधर 2 परमाणु आ रहे हैं। सोचिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो इधर ये अभिकारकों में 2 परमाणु है तो उत्पादों में भी 2 परमाणु होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे और 2 लगाते ही यहाँ पर इसको फिर चेक करते हैं। बेरियम 1, इधर भी 1 बेरियम, यहाँ पे क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, हाइड्रोजन इधर 2 और इधर भी 2 लगा दिया अपन ने, 2 हो गया हाइड्रोजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 है इधर, तो ऑक्सीजन के 4 भी है और सल्फर के 1 और 1, तो ये संतुलित हो गया। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 लगाना है। क्यों? क्योंकि इधर यहाँ पर 2 परमाणु हाइड्रोजन के आ रहे क्रिया कारकों में, तो उत्पादों में भी 2 आने चाहिए, इसलिए। आगे देखिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2 प्लस CO2।
किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और यहाँ पर H2। जिंक नाइट्रेट और जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक का सूत्र Zn होता है, सिल्वर नाइट्रेट का ZnO3 होता है और जिंक नाइट्रेट का ZnNO3 ऑल ट्वाइस होता है प्लस सिल्वर का Ag होता है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का सूत्र होता है एल्यूमिनियम Al होता है और कॉपर क्लोराइड का CuCl होता है, कॉपर क्लोराइड का होता है CuCl। तो यहाँ पर CuCl होता है। CuCl2 होता है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा इसको संतुलित करते हैं। एल्यूमिनियम का A यहाँ पर इधर 2 लगाते हैं, तो यहाँ पर 2 है तो इधर भी 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गई यहाँ पर क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 ही है, तो यहाँ 3 करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर 3 करेंगे तो कॉपर क्या है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिएगा एल्यूमिनियम का होता है Al और कॉपर क्लोराइड का होता है CuCl2, कॉपर क्लोराइड का CuCl2 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 और यहाँ पर कॉपर का होता है Cu। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर एल्यूमिनियम में देखते हैं तो यहाँ पर 1 है और लेकिन यहाँ पे क्लोरीन डबल है, क्लोरीन डबल है तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लगाओगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम को 2 करना पड़ेगा क्योंकि इधर 2 हो गया और यहाँ पे कॉपर 3 है, कॉपर 3 है तो इधर भी 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 दूनी 6 जब भी होंगे। अब आगे देखिए क्लोरीन, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का BaCl2 और पोटेशियम सल्फेट का होता है K2SO4 और बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड का होता है KCl। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर पोटेशियम डबल है तो यहाँ इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। पोटेशियम डबल है तो यहाँ पर इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर क्लोरीन के 2 हो गए तो इधर भी 2 है और बेरियम का 1 है, एक इधर भी 1 है और अभी कारकों में क्लोरीन के 2 आ रहे हैं, इधर 2 परमाणु है तो इधर भी 2 परमाणु हो गए और सल्फर का 1 है तो इधर भी सल्फर का 1 है तो संतुलित हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड और यहाँ बनता है बेरियम ब्रोमाइड। तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड का होता है KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है KBr और यहाँ बेरियम आयोडाइड का सूत्र होता है BaI2। इससे क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड बनता है तो Ki बनता है और बेरियम ब्रोमाइड बनता है BaBr2। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर ब्रोमीन डबल है, इधर ब्रोमीन डबल है तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाते ही पोटेशियम डबल हो जाएगा, पोटेशियम डबल हो गया तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा तो संतुलित होगा। और इसमें अभिक्रिया में आयनों का विनिमय हो रहा है तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है और द्विविस्थापन अभिक्रिया का आपको समीकरण पूछे तो ये समीकरण लिख सकते हो। जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट से बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3 और इससे जिंक ऑक्साइड यानी ZnO बनता है और जिंक ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। तो जिंक कार्बोनेट से क्या बन गया, ZnO बन गया और CO2 बन गया। और ये अभिक्रिया कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर एक यौगिक से 2 उत्पाद बन रहे हैं तो ये अपघटन हो रहा है और किसके द्वारा अपघटन होता है, ये ताप के द्वारा अपघटन होता है तो ताप अपघटन अभिक्रिया है। अब आगे देखिए मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो मैग्नीशियम का सूत्र Mg होता है, हाइड्रोक्लोरिक का होता है HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 होता है और हाइड्रोजन का H2 होता है। और इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन में H2 आ रहा है तो यहाँ पर H2 आ रहा है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 लगाते ही पूरा समीकरण संतुलित हो जाएगा।
ऊष्मशोषी और ऊष्मक्षेपीय विक्रिया में से क्या तात्पर्य है? ऊष्मशोषी विक्रियाएं वे विक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको ऊष्मशोषी विक्रिया कहते हैं। आप एक समीकरण लिख सकते हैं, CaCO3 प्लस एरो CaO और CO2। ऊष्मक्षेपीय विक्रिया जिन विक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्मक्षेपीय विक्रिया कहलाती है CaO प्लस H2। ये बिना बुझा हुआ चूना है और इसमें पानी डालेंगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2। ये बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना। तो ये ऊष्मा निकलेगी, इससे गर्म हो जाएगा। श्वसन को ऊष्मक्षेपीय विक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन रुधिर के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है। भोजन में विद्यमान कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तथा निर्मित ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंच जाता है, जहां पर इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा पाचन होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है जो दैनिक कार्यों में काम में आती है। अतः श्वसन ऊष्मक्षेपीय विक्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पर ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीकरण हुआ तो CO2 बना और यहाँ पर जल बनेगा, CO2 और जल बनेगा, यानी यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है इसका अपघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है ना। तो ये यहाँ से इसका अपघटन होगा तो क्या होगा, हमें एनर्जी प्राप्त होगी। इसलिए श्वसन क्या है, ऊष्मक्षेपीय विक्रिया है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन रुधिर के द्वारा कोशिकाओं में पहुँच जाएगा। रुधिर के द्वारा कहाँ पहुँचेगा, ऑक्सीजन कोशिकाओं में। और भोजन में विद्यमान, यानी अब भोजन का जो भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, वो भी कोशिकाओं में आ जाता है। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, पाचन कर देगा। पाचन करेगा तो हमें एनर्जी प्राप्त होगी। इसलिए जो श्वसन विक्रिया है वो क्या है, ऊष्मक्षेपीय विक्रिया है, ऊष्मा प्रदान करने वाली विक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखो। तो देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पाद या परमाणु मिलकर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन दोनों जुड़ करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर कॉपर तांबा होता है और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर O2 है इधर, तो O2 है तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। और जब इस यहाँ पर 2 लगा देते हो तो इधर कॉपर अकेला रहेगा या तो यहाँ पर भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि अभिकारकों में और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल यौगिक टूटेगा और 2 या 2 से अधिक यौगिक या परमाणुओं का निर्माण होता है। तो दोनों एक दूसरे से विपरीत है। इसके अंदर तो देखिएगा, यहाँ पर ये कॉपर ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो दोनों जुड़ करके एक यौगिक बना। लेकिन इधर क्या होता है, एक यौगिक होता है और टूट करके 2 यौगिक बनते हैं। तो दोनों एक दूसरे से विपरीत है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा का प्रदान की जाती है। तो देखिए, उसमें या ताप वियोजन अभिक्रिया का CaCO3 और इसको यहाँ पे डेल्टा का चिन्ह दिया हुआ है गर्म करने का। यहाँ पे गर्म का मतलब होता है, तो यहाँ इससे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। प्रकाश वियोजन HEBR, ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं इसको क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड है ये। तो इससे सिल्वर बनेगा और ब्रोमीन गैस बनेगी। ये प्रकाश वियोजन है, प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है। अब है विद्युत वियोजन। विद्युत के द्वारा जो वियोजन होता है, अपघटन होता है, उसको विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। तो जल को अगर विद्युत का अर्क लगाया जाए जल के विलयन में तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो ये विद्युत का वियोजन होता है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक के विलयन से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक के विलयन से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाते हैं तो कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा, यानी जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है ZnCuSO4। तो यहाँ पर Cu की जगह जिंक आ जाएगा और जिंक अलग, ये कॉपर यहाँ से अलग हट जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया
वह अभिक्रिया जिसमें दो लवणों के विलयनों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। Na2SO4 BaCl2, तो यहाँ पर नमक बन रहा है और BaSO4 बनता है। यानी विस्थापन अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें दो लवणों के विलयनों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर इसमें जो सोडियम है, सोडियम में इसके साथ ये क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहाँ पर जो ये जो क्लोरीन इसका जो सोडियम है यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहाँ से ये जो सल्फेट है ये क्लोरीन की जगह आ जाएगी। ये दोनों ही आयन है, यहाँ पर देखो यहाँ पर है ना SO4 ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पर Cl किसका होता है, नेगेटिव का होता है। बाकी देखिएगा, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया की अभिक्रिया लिखिए। तो सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3 और कॉपर इसमें प्रयुक्त करते हैं। तो CuNO3 बनेगा, वोल्टाइस बनेगा और यहाँ पर Ag यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, अलग हट जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। द्विविस्थापन अभिक्रिया में बनने वाला एक यौगिक यदि अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाता है तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बेरियम नाइट्रेट और AgCl, तो यहाँ पर बनता है BaCl2 और AgNO3 बनता है। तो ये इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण है। बेरियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और ये सिल्वर नाइट्रेट है। यहाँ ये सिल्वर नाइट्रेट है यार, सिल्वर नाइट्रेट है। ऑक्सीजन के योग तथा ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, उपचयन कहलाता है। अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अपचयन कहलाता है। उपचयन में देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है तो। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन हटती है। यहाँ पर ऑक्सीजन है कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगी और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके जल बना लेगा। यहाँ से भी ऑक्सीजन हटेगी, सिर्फ KCl बचेगा। तो यहाँ पर भी कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। ऑक्सीजन हटता है तो अपचयन होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन होता है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो भूरे रंग का चमकदार तत्व तांबा है। क्या है, तांबा, यानी जिस कॉपर, जिसका ऑक्सीकरण होने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनेगा। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन डबल है तो यहाँ 2 लगाओगे और 2 लगाते इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका 18वां क्वेश्चन, लोहे की धातुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुएं नमी और वायु की उपस्थिति के कारण संसारित हो जाती है, जिससे क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। और लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से सुरक्षित करने के लिए पेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायु से सुरक्षित क्यों किया जाता है। वायु की उपस्थिति में तेल तथा वसा युक्त पदार्थों का स्वाद और गंध बदल जाता है, जिसके कारण वे खाने के योग्य नहीं रहती, जिसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और इस विकृत गंधिता को रोकने के लिए खाद्य सामग्री को के पैकेटों में वायु निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। निम्न पदों का वर्गीकरण कीजिए। संसारण किसे कहते हैं। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आती है तो उस पर किसी रंग की परत चढ़ जाती है, वह कमजोर हो जाती है। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना। विकृत गंधिता क्या होती है। वर्षा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक वायु में खुली रखी जाती है तो उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाएगी, वह खाने के योग्य नहीं रहेगी। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसे रोकने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस, जो पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जैसे चिप्स तथा नमकीन को विकृत गंधिता से बचाने के लिए थैली की वायु निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे प्रश्न आपको इसके आंसर बता दिए। आप इनका
अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और PDF के लिए टेलीग्राम से आप PDF ले सकते हो इनका, जिसका मैं लिंक आपके पास शेयर कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और PDF नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आप ये जो नोट्स हैं वो पढ़ सकते हैं।